हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है क्लास 10वां का सब्जेक्ट ज्योग्राफी का एक्सरसाइज 7 कृषि संसाधन। कृषि संसाधन का आज हम लोग तीसरा भाग देखेंगे। तीसरा भाग में आज हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो तीसरा भाग में है भारत में मक्का के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं। भारत में मक्का का उत्पादन करने के लिए भौगोलिक दशाएं क्या क्या होनी चाहिए। तो क्या पिछला वीडियो में हम लोग जो है चावल का भौगोलिक दशाएं, गेहूं का भौगोलिक दशाएं, मोटे अनाज का भौगोलिक दशाएं हम लोग ने देखा, उसको जाना। आज हम लोग जो है 17वां टॉपिक में भारत में मक्का के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं क्या होनी चाहिए। तो भारत में मक्का के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं निम्न होती है, जिसमें पहला जो है तापमान। तो पहला तापमान जो है आपका मक्का का उत्पादन करने के लिए तापमान जो है 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए। मतलब तापमान जो है वायुमंडलीय तापमान जो है 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच ही जो है होनी चाहिए। इसी तापमान में जो है मक्का का खेती किया जाता है। दूसरा है आपका वर्षा। तो वर्षा जो है आपका 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। मक्का के उत्पादन के लिए, मक्का की खेती के लिए जो वर्षा होना चाहिए वो 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच। तीसरा में भूमि। तो मक्का के खेती के लिए समतल भूमि एवं उपजाऊ भूमि उपयुक्त होते हैं। चौथा में हम लोग जो है मृदा। तो मृदा जो है दोमट मृदा या जलोढ़ मृदा मक्का के खेती के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। दोमट मिट्टी में जो है मृदा में मक्का की खेती बहुत ज़्यादा होती है, या फिर जलोढ़ मृदा में भी मक्का की खेती की जाती है। श्रमिक, 5वां टॉपिक है श्रमिक। तो श्रमिक जो है सस्ता एवं कुशल मजदूर होना चाहिए, कार्यशील मजदूर होनी चाहिए कार्य करने के लिए। और भारत में मक्का का उत्पादन करने वाला राज्य 6ठा टॉपिक में है भारत में जो है मक्का का उत्पादन करने वाला राज्य कौन कौन है। तो भारत में मक्का का उत्पादन करने वाला जो राज्य है मुख्यतः आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात एवं राजस्थान इत्यादि। ये सब राज्यों में मक्का की खेती होती है, बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो बिहार जो है आपका, बिहार में मक्का की खेती जो है होती है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात एवं राजस्थान में मक्का की खेती होती है। मक्का की जो है खेती जो है आपका बिहार में जो है सबसे ज़्यादा होती है। बिहार में जो है मक्का जो है एक तरह से खाद्य पदार्थ के रूप में इसे माना जाता है। तो ये हमारे जो है मक्का की खेती का जो है ये फसल है, ये मक्का है, ये हमारा मक्का है। ये इसी मक्का को जो है मतलब इसको जो है उत्पादन करके सुखाकर इसे मक्का की रोटी बनाई जाती है, पिसाकर इसे मक्का की रोटी के रूप में खाया जाता है। ये जानवरों के लिए भी जो है ये इसका जो है उपयोग किया जाता है, खाद्य पदार्थ के रूप में, चारा के रूप में इसे खिलाया जाता है। दुधारू जो जानवर होते हैं उसे भी खिलाए जाते हैं। तो इस तरह से मक्का का उपयोग बहुत ज़्यादा जो है खाद्य पदार्थ में किया जाता है। अब हम लोग जो है 18वां टॉपिक पर हम लोग जो है देखेंगे रेशेदार फसल। रेशेदार फसल का जो है उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं। तो भारत में जो है रेशेदार फसल के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं क्या क्या हैं। भारत में रेशेदार फसल जो उत्पादन होते हैं उसके लिए भौगोलिक दशाएं जो है क्या क्या होनी चाहिए। तो रेशेदार फसल के रूप में देखा जाए तो मुख्य रूप से 2 फसल ज़्यादा होते हैं। पहला कपास और दूसरा पटसन अर्थात जूट।
पहले ये जान लेते हैं कि रेशेदार फसल कौन कौन है। तो रेशेदार फसल के रूप में दो फसल मुख्य रूप से आते हैं, पहला कपास और दूसरा पटसन अर्थात जूट। पटसन को ही हम लोग जूट कहते हैं। तो पहले हम लोग जो है रेशेदार फसल में कपास के बारे में जान लेते हैं कि कपास के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं क्या क्या होते हैं। उसके बाद दूसरा रेशेदार फसल पटसन है। तो पटसन में हम लोग देख लेंगे कि पटसन में जो है भौगोलिक दशाएं क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जो है देखते हैं कपास के बारे में। रेशेदार फसल का जो है रेशेदार फसल में आते हैं कपास। तो कपास में जो है कपास के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं क्या क्या होनी चाहिए। तो भारत में जो है कपास के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं निम्न है। मतलब भारत में जो है कपास का जो उत्पादन करने के लिए उसके भौगोलिक जो दशाएं हैं निम्न है। कपास को जो है एक तरह से उजला सोना के भी नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं पर इसे उजला सोना भी कहा जाता है। तो कपास का दूसरा नाम अर्थात उजला सोना अर्थात कपास का उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं निम्न है। नंबर एक में जो है तापमान। तो तापमान जो है कपास के उत्पादन के लिए तापमान जो है 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए। कपास के उत्पादन के लिए वर्षा, तो वर्षा जो है 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होनी चाहिए। कपास के उत्पादन में ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होनी चाहिए। और तीसरा में जो है हम लोग जो है देखेंगे भूमि। तो भूमि जो है आपका समतल होनी चाहिए एवं उपजाऊ भूमि होनी चाहिए। ये समतल भूमि पर इसकी खेती होती है। चौथा में है मृदा। तो मृदा जो है कपास की खेती सबसे ज़्यादा काली मृदा में होते हैं। इसका उपज जो है सबसे ज़्यादा काली मृदा में उपज सबसे ज़्यादा होते हैं। तो सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है कपास के लिए काली मृदा। उसके बाद जो है जलोढ़ मृदा में भी जो है कपास की खेती होती है। श्रमिक जो है देखते हैं। तो श्रमिक जो है आपका जो है सस्ता होनी चाहिए एवं आपका कुशल मजदूर होना चाहिए, कार्यशील मजदूर होना चाहिए कि कार्य करने वाला मजदूर हो। और छठा में हम लोग देखते हैं उत्पादक राज्य। तो उत्पादक राज्य में है कपास का उत्पादन करने वाला राज्य मुख्य रूप से महाराष्ट्र है, गुजरात, आपका कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इत्यादि में उत्पादन किया जाता है। ये सब राज्य में कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है। कपास का जो है फूल होते हैं। कपास में ये देखिए कपास में जो है फूल होते हैं और उस फूल में जो है मतलब इस फूल का जो एक कॉटन के तरह रुआ के तरह होते हैं और इस रुआ को जो है निकाला जाता है और निकालने के बाद बीज के अंदर से रुआ निकलते हैं और उसमें जो है फर के अंदर में रुआ के जैसा होते हैं और वही जो है कपास का जो है मतलब मुख्य चीज़ है। उसे निकाल कर जो है धागा तैयार किया जाता है और धागा बनाने के बाद जो है उसे बहुत तरह के वस्त्र बनाए जाते हैं जो बहुत आरामदेह वस्त्र होते हैं, मुलायम होते हैं और अच्छा होते हैं। तो इस तरह से ये कपास का खेती है। कपास का खेती में जो है आपका ये फर लगे हुए हैं जिससे धागे तैयार किए जाते हैं। ये कपास का फर है जहाँ जो है जिससे रुई बनाया जाता है कॉटन और ये जो है इसी से धागे भी तैयार किए जाते हैं। तो इस तरह से ये कपास की खेती का ही है सब फिगर। ये कपास का जो है फर फूल लगे हुए हैं। तो अब हम लोग जो है इसी में जो है रेशेदार फसल का जो है दूसरा में देखेंगे मतलब पटसन जूट जिसको बोलते हैं। तो पटसन के उत्पादन के लिए भौगोलिक जो दशाएं हैं निम्नलिखित है। इसका भी निम्न है। सबसे पहले पटसन को जो है कई नाम से पुकारा जाता है। इसे कहीं पर जूट भी कहा जाता है या फिर इसे जो है सुनहरा रेशा के भी नाम से कहा जाता है। पटसन को जूट कहते हैं या सुनहरा रेशा के भी नाम से इसे पुकारा जाता है। और पटसन का उत्पादन के लिए जो भौगोलिक दशाएं हैं वो निम्न है। सबसे पहले हम लोग तापमान देखते हैं। तो तापमान जो है 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए।
पटसन के उत्पादन के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान होनी चाहिए। वर्षा जो है 150 सेंटीमीटर से भी अधिक होनी चाहिए। इसे जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। ये बिना जल के उत्पादन नहीं होते हैं, कम जल में उत्पादन नहीं होंगे, ये चावल के ही तरह होते हैं। तो इस तरह से इसमें जो है वर्षा जो है 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। और तीसरा में हम लोग जो है भूमि देखते हैं, तो भूमि जो है समतल भूमि होनी चाहिए। ये समतल भूमि पर ये इसका खेती की जाती है और उपजाऊ भूमि होनी चाहिए। तो चौथा में हम लोग जो है मृदा देख लेते हैं। तो मृदा जो है पटसन की खेती के लिए मृदा जो है सबसे अच्छे मृदा दोमट एवं जलोढ़ मृदा होते हैं। दोमट मृदा में जो है इसकी खेती बहुत अच्छी होती है, या फिर जलोढ़ मृदा में भी इसकी खेती अच्छी होती है। पांचवा में हम लोग जो है श्रमिक मजदूर, तो श्रमिक जो है सस्ता श्रमिक मजदूर होना चाहिए और कुशल मजदूर, कार्यशील मजदूर होना चाहिए, ताकि जो है कार्य अच्छे करके बने अच्छे उत्पादन फसल का उत्पादन किया जा सके। छठा में हम लोग जो है देखेंगे उत्पादन राज्य। तो उत्पादन राज्य में जो है आपका पटसन का उत्पादन पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा किया जाता है। मतलब पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा खेती होती है। फिर बिहार में और कुछ असम में भी इसका खेती की जाती है। तो पटसन का ज़्यादा राज्य में उत्पादन नहीं होते हैं, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार एवं असम में ही उत्पादन की जाती है। और तीनों में सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होती है। अब जो है ये पटसन की खेती है, जूट का ये पौधे हैं जो लगभग जो है इसका पौधे का जो लंबाई होती है मतलब 3 से 4 फीट जो है लंबा होता है। एक डंटी के समान होता है, लंबा होता है, डंटा के समान, पतले डंटे के समान ये होता है। तो इससे डंटे से ही रेशा तैयार किया जाता है। इसे तैयार होने के बाद इस फसल को काट लिया जाता है और काटने के बाद जो है इसे जो है पानी में इसको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये देखिए, ये पानी में जो है डाला जाएगा, ये बोझा बना के पानी में डाला जाएगा और इसको 15 से 20 दिन तक पानी में डंटे को छोड़ दिया जाता है, जिससे वो सड़ जाते हैं। और सड़ने के बाद जो है ये इसका जो गुद्दे होते हैं टहनी का, वो जो है मतलब सड़ के उस धागा के जैसा ये तैयार हो जाते हैं। इसको पीट कर मतलब किसी पानी में इसे पीटा जाता है डंटा को, अब पीटने पर उसका रेशा जो है कुल अलग अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है रेशा प्राप्त हो जाते हैं और इसे धूप में सुखाया जाता है। और धूप में सुखाने के बाद जो है ये इस तरह से हमें प्राप्त हो जाती है, जिसका बहुत उपयोग हम लोग करते हैं कालीन बनाने में, वस्त्र बनाने में, या फिर इसे रस्सी तैयार करने में बहुत जो है उपयोग इसका किया जाता है। तो इस तरह से हमारे जो है पटसन जो है प्राप्त होते हैं पीटने के बाद। अब हम लोग जो है 19वां टॉपिक में देखेंगे पेय फसल। तो पेय फसल का जो है उत्पादन करने के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पेय फसल में भी 2 तरह के फसल आते हैं। एक होते हैं पेय फसल में कॉफ़ी, जिसको कहवा कहते हैं, और दूसरा होती है चाय। तो ये दोनों को ही हम लोग पेय फसल कहते हैं, कॉफ़ी को और चाय को। तो हम लोग पेय फसल के में पहले हम लोग देखेंगे कि मतलब कॉफ़ी का भौगोलिक दशाएं क्या है। कॉफ़ी अर्थात कहवा को उत्पादन करने के लिए हमें जो है कैसा भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए। तो कॉफ़ी के उत्पादन के लिए भारत में भौगोलिक दशाएं जो होते हैं उसका निम्न होते हैं, इसका भी जो है निम्न होते हैं। तो कॉफ़ी के लिए तापमान जो है कॉफ़ी के उत्पादन के लिए तापमान सब एक में देखते हैं। तो ये 15 से 30 डिग्री के बीच तापमान में ये उत्पादन होता है। 15 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच, 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान होनी चाहिए कॉफ़ी के उत्पादन में। दूसरा में है वर्षा। तो वर्षा जो है इसे भी बहुत जल की आवश्यकता होती है। तो ये वहाँ जो है वर्षा कम से कम आपका 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। उसके बाद भूमि देख लेते हैं। तो भूमि जो है इसका ढालू भूमि होनी चाहिए, समतल भूमि नहीं होनी चाहिए। ये समतल भूमि में नहीं हो सकता है।
कारण क्या है कि इसके जड़ तर जो है पानी नहीं टिकना चाहिए। जो कॉफी का पौधे होते हैं उसके कॉफी के पौधे के जड़ तर पानी नहीं टिकना चाहिए। अगर पानी अगर रुक जाते हैं तब पौधे जो है खराब हो जाते हैं, वो पानी सहन नहीं कर सकता। लेकिन मिट्टी मुलायम होनी चाहिए। तो मिट्टी मुलायम करने के लिए वर्षा अत्यधिक होनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए और पानी नहीं रुके इसलिए जमीन ढालू होना चाहिए। तो ये जो है इसकी खेती जो होती है ढालमा जगह पर होते हैं, अर्थात पहाड़ी इलाका में होते हैं, वो वहाँ पर जो है ढालू जमीन होते हैं, या फिर जो ढालू जमीन है जहाँ पर ढलाव है उस जगह पर इसका जो है खेती किया जाता है। इसका मृदा की बात करें तो चौथा में मृदा जो है तो कहवा अर्थात कॉफी की जो खेती होती है वो गहरी दोमट मृदा होनी चाहिए। गहरी दोमट मृदा में इसका जो है सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। श्रमिक की बात करें पचमा में तो श्रमिक जो है सस्ता एवं कुशल मजदूर कार्यशील मजदूर होने चाहिए, क्यों कार्य जो है अच्छे होंगे तो फसल का उत्पादन भी जो है अच्छे होंगे। अब जो हम लोग जो है कॉफी का उत्पादन राज्य देख लेते हैं। तो कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य जो है मुख्य रूप से कई राज्य हैं, जिसमें हमारे भारत में जो है कॉफी का उत्पादन जो है 2 किस्म के होते हैं। मतलब ऐसे तो 3 किस्म के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो भारत में कॉफी का उत्पादन मुख्यतः 2 किस्म, एक रोबस्टा और दूसरा जो है अरेबिका। ये 2 किस्म के कॉफी जो है भारत में उत्पादन किए जाते हैं, एक रोबस्टा और एवं दूसरा अरेबिका। ये दोनों किस्म का उत्पादन मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य, केरल, आपका तमिलनाडु, ये 3 राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अर्थात कॉफ़ी का जो उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में होते हैं। वहाँ की जो जलवायु जो है कॉफ़ी के भौगोलिक दशाएं से दम उसका अनुकूल जलवायु वहाँ पाया जाता है। तो इसलिए ये तीनों राज्य में जो है कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होती है। उसके अलावे आंध्र प्रदेश में भी, उड़ीसा में और उत्तर पूर्वी राज्यों में के कुछ क्षेत्रों में कॉफ़ी की खेती होती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है, अल्प मात्रा में होती है। लेकिन 3 राज्य जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये तीनों में जो है कॉफ़ी की खेती सबसे ज़्यादा होते हैं। और कुछ है और भी राज्य है जैसे आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ क्षेत्र में जो है कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। भारत में जो है कॉफ़ी का जो सब 2 किस्म का जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होते हैं, और वो 2 किस्म है, पहला आपका जो है रोबस्टा और दूसरा अरेबिका। ये 2 फसल जो है 2 किस्म जो है कॉफ़ी का होते हैं, और ये दोनों किस्म भारत में उत्पादन किए जाते हैं। अब हम लोग जो है देखेंगे कॉफ़ी का फसल कैसा होता है। तो ये देखिए कॉफ़ी का फसल है, ये कॉफ़ी का जो है बीज है, यही कॉफ़ी इसी बीज से जो है मतलब बीज प्राप्त होते हैं, और इस बीज को जो है निकाला जाता है, और निकालने के बाद जो है उसे भुना जाता है, और भुनने के बाद उसे पीसकर कॉफ़ी तैयार किया जाता है, जिसे दूध में या पानी में मिलाकर उसे पिया जाता है पेय पदार्थ के रूप में। तो ये कॉफ़ी का जो है फसल है, और ये देखिए इस तरह से जो है फसल तैयार होते हैं। तो इस तरह से बीज जो है तैयार होते हैं कॉफ़ी का, और इसी को जो है इस बीज से ही जो है मतलब इस फल से ही जो है बीज प्राप्त किया जाता है। इसका बीज जो है इस तरह से होते हैं, ये जो देख रहे हैं छुहाड़ा के बिच्चा की तरह होते हैं। तो ये जो है बीज है, और इस बीज को जो है आग में भुना जाता है। तो ये बीज जो है भुने हुए बीज हैं, आग में भुने हुए बीज हैं। ये बीज भून के इस तरह से हो जाते हैं, और इसी को जो है फिर पीसने के बाद ये कॉफ़ी तैयार होता है, जो बहुत स्वादिष्ट एवं जो है पेय पदार्थ के रूप में इसको पिया जाता है। ये भुनने के बाद पीसा जाता है, और पीसने के बाद इस तरह से तैयार होते हैं, जो सुगंधित एवं स्वादिष्ट होते हैं पेय पदार्थ के रूप में। तो इस तरह से कॉफ़ी का जो है उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं देख लिए। अब हम लोग जो है पेय पदार्थ का दूसरा जो है रूप देखेंगे, चाय। तो चाय जो है भारत में चाय का उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं निम्न है। भारत में चाय के उत्पादन के लिए भौगोलिक जो दशाएं इसका भी जो है कुछ निम्न है। पहला तापमान जो है देखते हैं। तो चाय की खेती के लिए जो है तापमान जो है
24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान चाहिए, अर्थात यह जो है ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा इसका खेती होती है। दूसरा जो है वर्षा, तो इसे भी जो है अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। तो वर्षा जो है 150 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होनी चाहिए। ये जो है ये भी जो है अत्यधिक वर्षा कॉफ़ी के तरह ये भी जल पूरा जो है इसका ज़रूरत पड़ता है, और ये मिट्टी को पूरा मुलायम खोजता है। तो इस तरह से वर्षा बहुत अत्यधिक वर्षा की ज़रूरत पड़ती है। और भूमि जो है तीसरा में हम लोग देखते हैं भूमि चाय की खेती के लिए इसका भूमि जो है ढालू भूमि होनी चाहिए, ढलाव वाला भूमि कॉफ़ी की ही तरह, क्योंकि ये भी जो है इसके पौधे चाय के भी पौधे का जो है जड़ तक पानी नहीं रुकना चाहिए, मिट्टी मुलायम हो जाए बस इतने ही, बस जड़ तक पानी नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो कॉफ़ी का भी जो है फसल नष्ट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो इसलिए ढालू जमीन पर इसे भी जो है लगाया जाता है, उत्पादन किया जाता है, खेती किया जाता है। मृदा जो है आपका कहवा के ही तरह जो है इसे का भी मृदा जो है गहरी दोमट मृदा में ही अत्यधिक उत्पादन होते हैं। इसके लिए उपयुक्त मिट्टी होते हैं, मृदा होते हैं गहरी दोमट मिट्टी। और श्रमिक जो है सस्ता एवं कुशल मजदूर होनी चाहिए। अब जो है देखेंगे उत्पादन राज्य, तो कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला राज्य जो है चाय का उत्पादन करने वाला जो राज्य है मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, आपका जो है हिमाचल प्रदेश, बिहार। तो बिहार में हाल फिलहाल में बिहार में भी चाय की खेती हो रही है, जिसमें 2 क्षेत्र है, जिसका एक का नाम है किशनगंज में और दूसरा पूर्णिया में। तो ये पूर्णिया और किशनगंज में बिहार का जो है ये दोनों क्षेत्र में चाय की खेती हो रही है। अब इसके अलावे जो है मुख्य रूप से असम में सबसे ज़्यादा होते हैं चाय की खेती। चाय का उत्पादन करने वाला राज्य जो है असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, ये सब मुख्य राज्य हैं। और बिहार में जो है अभी वर्तमान में ही जो है शुरू किया गया है, लेकिन अब से पहले नहीं होते थे। इन्हें जो है आपका जो है वर्तमान समय में किशनगंज और पूर्णिया बिहार के जो है 2 क्षेत्र है, वहाँ पर जो है ये जो है चाय की खेती की जाती है। अब चाय का जो है हम लोग फसल देख लेंगे। तो चाय का ये फसल है, ये चाय जो है चाय का फसल है। ये चाय का जो पत्ते हैं, ये पत्ते को ही जो है पत्ते से चाय पत्ती का निर्माण किया जाता है। इस पत्ते को तोड़कर इसे जो है धूप में सुखाया जाता है। सुखाने के बाद जो है इसे जो है छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, और टुकड़े करने के बाद वही चाय पत्ती तैयार होता है। तो ये आपका जो है चाय का जो है फसल है। इस तरह से चाय के फसल होते हैं, ढालुमा ज़मीन पर होते हैं, और इसे पानी इसे भी बहुत चाहिए। ये देखिए चाय का बागान है, ये भी ढालुमा ज़मीन पर जो है पहाड़ी इलाका है, तो ढालुमा ज़मीन पर ये चाय का बागान है। इससे पत्ते से ही चाय तैयार किए जाते हैं, और इसे पत्ते को ही तोड़ा जाता है, और पत्ते को तोड़कर जब सुखाया जाता है तो इस तरह से आपका जो है प्राप्त होता है, और इसे जो है टुकड़ा किया जाता है तो चाय पत्ती हमें जो है प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से ये जो है बागान हो गए, बागान से पत्ते प्राप्त करके इसको सुखाया गया, सुखाने के बाद इस रंग का आ जाते हैं, और उसके बाद इसे चाय में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से चाय का जो है खेती किया जाता है, और चाय का जो है उत्पादन किया जाता है। ये भी एक पेय पदार्थ के रूप में होते हैं, इसे भी पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग जो है देखेंगे हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है क्या है, हरित क्रांति किसे कहते हैं। तो हरित क्रांति के बारे में हम लोग जानते हैं। तो भारत में 1967-68 ईस्वी में कृषि उत्पादन बढ़ाने और खाद्य उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक विशेष पैकेज लाया गया। उस पैकेज को ही हम लोग हरित क्रांति कहते हैं। भारत में 1967-68 ईस्वी में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत में जो उत्पादन हो रहा था, अब उस उत्पादन को जो है बढ़ाना चाह रहे थे सरकार, कि हर किसान का उत्पादन, मान लीजिए कि अगर 1 कट्ठा में जो है मतलब 50 मन जो अनाज हो रहे हैं, तो अब जो है 70 मन अनाज कैसे उत्पादन होंगे। तो इसको हम लोग जो है माने उत्पादन बढ़ाना कहते हैं। तो 1967-68 ईस्वी में जो है कृषि उत्पादन बढ़ाने
और खाद्य उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, माने हर आदमी को जो है भोजन की प्राप्ति, अनाज की प्राप्ति करने के उद्देश्य में, क्योंकि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही थी और हर आदमी की आवश्यकता भोजन था, तो इसको पूर्ति करने के लिए सरकार ने जो है एक विशेष प्रकार के पैकेज लाए थे और उस पैकेज का ही नाम है हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति के अंतर्गत जो है कई कार्य किए गए। हरित क्रांति के अंतर्गत जो है जोत भूमि का विस्तार किया गया, मतलब जितना भूमि था और जिस भूमि पर खेती नहीं हो रही थी उस भूमि को भी जो है बनाकर उपजाऊ करके उसका जो है उपयोग खेती में करने का विस्तार किया गया। तो हरित क्रांति के ही अंतर्गत जोत भूमि का विस्तार किया गया, नए संकर बीजों का प्रयोग किया गया, उर्वरकों का प्रयोग किया गया ताकि फसल बर्बाद ना हो, फसल का विकास हो, उत्पादन में जो है दर जो है उत्पादन दर जो है वो बढ़ जाए, तो उसके लिए उर्वरकों का जो है बहुत प्रयोग किया गया। मिट्टी मृदा संरक्षण किया गया, सिंचाई की सुविधा एवं कृषि में नए तकनीक पर बल दिया गया। इस तरह से जो नए हरित क्रांति जो लाया गया भारत में, उसके अंतर्गत में कई कार्य किए गए हैं, जिसमें पहला कार्य है कि आपका जो है जोत भूमि का विस्तार किया गया। जो जोत भूमि है इस जोत भूमि का विस्तार किया गया। आपका जो है संकर बीज का प्रयोग किया गया। संकर बीज जो है मतलब वो उपज बढ़ा देते हैं और वो जो है कम ही समय में तैयार हो जाते हैं, तो ये संकर बीज का जो है प्रयोग किए जाने लगा। उर्वरक का प्रयोग किए जाने लगा, मृदा संरक्षण की व्यवस्था किया गया, सिंचाई की पूरी व्यवस्था की गई और कृषि की नई तकनीक पर बल दिया गया, मतलब नए ढंग से कृषि जो है किए जाने लगे, जिसको वैज्ञानिक विधि से कृषि कहते हैं। पुराने जमाने से जो कृषि हो रहे थे उसे छोड़कर नए विधि से कृषि करने को अपनाया गया। तो ये सब चीज करने से हमारे उत्पादन में वृद्धि हुआ और इसी को हम लोग जो है हरित क्रांति कहते हैं। जो ये सब जो पैकेज में लाया गया यही हमारे हरित क्रांति है। हरित क्रांति में जो कह रहा पहला जो है हरित क्रांति जो है पूरे जो है भारत में ऐसे 2 चरणों में 3 चरणों में लागू किया गया था, जिसमें पहला चरण में जो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। पहला चरण में जो है ये कुछ ही राज्यों में शुरू किया गया हरित क्रांति का, और उसमें है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग में हरित क्रांति पहले चरण में लागू किया गया। दूसरे चरण में जो है आपका 1983-84 ईस्वी में शुरू किया गया दूसरा चरण में। तो दूसरा चरण में जो है आपका आए पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एवं कुछ अन्य राज्य में दूसरे चरण में हरित क्रांति लाया गया। तो इस तरह से जो है तीसरे चरण में तो है पूरे भारत में जो है लागू किया गया, लेकिन पहले चरण में जो है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग में ही हरित क्रांति लाया गया था। तथा दूसरे चरण में 1983-84 में शुरू किया गया था, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एवं कुछ अन्य राज्यों में भी लागू किया गया। तो इस तरह से हरित क्रांति का विकास हुआ। इस तरह से आपका जो ये 7वां चैप्टर है ये समाप्त हो गए हैं। हम लोग जो है 7वां चैप्टर में जो पढ़ रहे थे कृषि संसाधन, तो कृषि संसाधन आके आज हमारा समाप्त हो जाता है। कृषि संसाधन में इतने ही पढ़ना है। तो हम लोग आज जो है सबसे पहले मक्का की खेती का भौगोलिक दशाएं देख लिए कि मक्का के उत्पादन के लिए क्या क्या जो है भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग ने है विस्तार रूप से देखा।